हाँ ध्यान दे भाई, आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं एल्कीन। ठीक है, एल्कीन जो चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा कि ये किस तरह से जो है कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है जो एल्कीन कहलाते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, हाइड्रोकार्बन विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स आर नोन एज एल्कीन। हाइड्रोकार्बन विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नोन एज एल्कीन। ठीक है, समझ में आ गया आपके? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, जिनमें कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन या और हाइड्रोजन दो टाइप के एलिमेंट हों। इनमें से कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उनको बोलते हैं एल्केन, और डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन। तो ये हाइड्रोकार्बन का इस टाइप से 3 टाइप में अपन ने क्लासिफिकेशन किया। अब आपको ये पता है भाई, जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उनको बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। और डबल बॉन्ड वालों को बोलते हैं अनसेचुरेटेड। यानी इनमें से जो डबल बॉन्ड है इसको एक बार और ब्रेक किया जा सकता है। एक बार और क्या किया जा सकता है? ब्रेक एक बार और किया जा सकता है। अब ध्यान दें, अब इनका बताया जा रहा है जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या बताया गया आपको? CnH2n। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n। तो आप जिनको लिखना है वो लिख लें कि हाइड्रोकार्बन विच हैव, यहां से लिखना स्टार्ट करें, मैं बोल करके लिखवा देता हूं। एल्कीन हेडिंग डाल रखी होगी आप लोगों ने, उसमें लिखें हाइड्रोकार्बन विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर नोन एज एल्कीन। हाइड्रोकार्बन्स विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर नोन एज एल्कीन। ये सेंटेंस सब लोग लिख लें। और उसके बाद में नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला। तो सिंपल डेफिनेशन आपने देख ली कि हाइड्रोकार्बन विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर नोन एज एल्कीन। यहां पर एल्क तो नंबर ऑफ कार्बन है और EN या सफिक्स है, सफिक्स सभी के लास्ट में आएगा। जैसे अगर 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 2 कार्बन के एल्कीन को बोलेंगे इथीन, 3 को बोलेंगे प्रोपीन, 4 को बोलेंगे ब्यूटीन। तो यहां पर जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n। यहां पर N कितने से स्टार्ट होगा? 2 कार्बन से, 2 3 4 डैश डैश डैश। जैसे अगर N की वैल्यू अपन 2 ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4। साथ साथ लिखते रहे इसको, फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4। अब C2H4 में एक तो आप बना देंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बाकी बचे हुए जो सिंगल बॉन्ड उनको इस तरह से करेंगे। एक तो बना देंगे डबल बॉन्ड, बाकी बचे हुए सिंगल बॉन्ड को इस तरह से शो करेंगे। और नेम क्या हो जाएगा इसका? इथीन। क्या नेम हो जाएगा? इथीन। इसी तरह से N=3 लेने पर क्या होगा? यहां पर बन जाएगा C3H6। अब इनमें से एक तो आप डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी का जो बॉन्ड है वो इस तरीके से यहां पर ये जो बॉन्डिंग है कार्बन की इस तरह से की जाएगी। ये डबल बॉन्ड आप शुरू वाले कार्बन पे भी लगा सकते हैं और लास्ट वाले पे भी लगा सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है ऐसे बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH और नेम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपीन। साथ साथ लिखते रहे आप लोग, इसको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि N=2 लिखने पर उसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो हो रहा है C2H4। क्या हो रहा है? C2H4। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और नेम हो रहा है इथीन। नेम क्या हो रहा है? इथीन। इथीन को एक और नाम दिया जाता है कॉमन नेम, वो है इथाइलिन। इसी तरह से प्रोपीन को प्रोपाइलिन भी बोलते हैं। इथीन को इथाइलिन भी बोलते हैं और प्रोपीन को प्रोपाइलिन भी बोलते हैं। इथाइलिन इसका कॉमन नेम है, इसी तरह से प्रोपाइलिन भी कॉमन नेम है। अब ये जो एल्कीन है जनरल फॉर्मूला आपने देख लिया। इसी तरह से N=4 जो होगा उससे बन जाएगा C4H8। इसे 2 टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो डबल बॉन्ड शुरू में आ जाएगा, शुरू में या लास्ट में, या फिर मिड में आएगा, बीच में। तो क्या ये दोनों एक ही माने जाएंगे या अलग अलग स्ट्रक्चर मानी जाएंगी? ध्यान से देखें, जो मैं N की वैल्यू 4 लिख रहा हूं तो फॉर्मूला बन रहा है C4H8। CnH2n से फॉर्मूला क्या बन रहा है? C4H8। तो C4H8 में जो स्ट्रक्चर है, क्या ये वाली और ये वाली दोनों पॉसिबल है? क्या देखो देखें, तो ये कहलाएंगे आइसोमर। क्या कहलाएंगे? तो पहली बार आप देख रहे हैं कि एल्कीन में जो कार्बन की जो आइसोमेरिज्म है वो 4 कार्बन से स्टार्ट हो गई है। और ये कौन से आइसोमर है? चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है? इसमें जो डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में
और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में। तो ये कौन से आइसोमर हो गए? पोजीशन आइसोमर। तो बताओ पोजीशन आइसोमर एल्कीन में मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं? 4 कार्बन में। और एल्केन में कितने कार्बन से स्टार्ट हुए थे पोजीशन आइसोमर? सही आंसर था 6 कार्बन। 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन। 5 में तो ओनली चेन आइसोमर बने थे। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, तीनों चेन आइसोमर थे, इनमें कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। ठीक है ना? तो एल्कीन में मिनिमम जो आंसर है पोजीशन आइसोमर का कितना आएगा? एल्कीन में तो 6 और एल्कीन में 4। अब ध्यान दें, ऐसी एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड के दोनों और सेम अरेंजमेंट है, इनको बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। और जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अलग अलग अरेंजमेंट हो तो क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। और सभी टाइप के एल्कीन्स को क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड। इसका मीनिंग होता है कि भाई इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है जिसको और आगे ब्रेक किया जा सकता है। तो ये 2 वर्ड आपको याद रखना है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और अनसेचुरेटेड। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम अरेंजमेंट हो तो सिमेट्रिकल, और डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अलग अलग अरेंजमेंट हो तो अनसिमेट्रिकल। और अनसेचुरेटेड पूरे एल्कीन को बोला गया है। अनसेचुरेटेड किसको बोला गया है? पूरी एल्कीन को। जितनी भी एल्कीन है वो सब क्या कहलाती हैं? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड होने का रीजन क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को नाम सिग्मा होता है और दूसरे का पाई होता है। जो सिंगल बॉन्ड है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिग्मा। और जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा के अलावा बाकी बचे हुए पाई बॉन्ड कहलाते हैं। पाई बॉन्ड वीक होते हैं, पहली बार एल्कीन से स्टार्ट हुए हैं। एल्केन में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा। एल्केन में जितने भी बॉन्ड हैं सब सिंगल बॉन्ड होते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं? सिग्मा के नाम से। इस नाम से जाने जाते हैं सिग्मा। और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक ही सिग्मा रहता है, बाकी बचे हुए बॉन्ड क्या कहलाते हैं? पाई बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में यानी एल्कीन में जो पाई बॉन्ड है वो कितने हैं? 1। डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड को सिग्मा माना जाता है और दूसरे को पाई। कोई सा भी सिग्मा और कोई सा भी पाई मान सकते हैं। ये माना गया है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो केवल अटैचमेंट होता है हल्का सा, तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए एल्कीन जो है वो एल्केन से मोर रिएक्टिव होती हैं। एल्कीन जो है पाई बॉन्ड की वजह से एल्केन के कंपैरिजन में क्या होती है? मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जो एल्कीन में जो पाई बॉन्ड है इनकी वजह से ये एल्केन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होती है। समझ में आ गया? क्योंकि पाई बॉन्ड को क्या माना गया है? वीक। क्या माना गया है? वीक मानने का रीजन क्या है? इनमें जो ओवरलैपिंग एरिया है, बॉन्ड बनने का जो एरिया है वो कम होता है, अटैचमेंट जो है वो क्या होता है? कम होता है। याद रह जाएगा आपको? ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं अपन। नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। जो टॉपिक था वो 2 तरह का हो गया है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में मैंने क्या बताया? बताया कि सेम अरेंजमेंट। क्या बताया? सेम अरेंजमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड। बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या लिखेंगे? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ। बताओ ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर सिमेट्रिकल का बोलेंगे जब सेम अरेंजमेंट रहे ऑन बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड, और इसमें क्या रहेगा? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो बताएंगे इथीन जो है वो सिमेट्रिकल का एग्जांपल है कि अनसिमेट्रिकल का है? इथीन जो है वो सिमेट्रिकल की साइड में आएगा कि अनसिमेट्रिकल की में? और प्रोपीन, प्रोपीन जो है वो अनसिमेट्रिकल की साइड में चला गया है। तो एग्जांपल के रूप में आप देख रहे हैं इथीन तो है सिमेट्रिकल और प्रोपीन क्या है? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बहुत ईजी है। डबल बॉन्ड के दोनों और सेम अरेंजमेंट रहे तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, और डबल बॉन्ड के दोनों और डिफरेंट अरेंजमेंट रहे तो क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। एग्जांपल के रूप में इथीन तो सिमेट्रिकल एल्कीन है और प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अपने इसी चैप्टर में आगे काम आएंगे जब अपन रूल्स को पढ़ेंगे। कुछ रूल्स आएंगे जिनको इनको अप्लाई करेंगे तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ज्यादा मुश्किल थोड़ी है ये। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को समझना वो ज्यादा मुश्किल है क्या? ओनली स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। डबल बॉन्ड को देखो, दोनों और सेम अरेंजमेंट है तो सिमेट्रिकल,
और दोनों ओर डिफरेंट अरेंजमेंट है तो अनसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल के रूप में इथीन के दोनों ओर डबल बॉन्ड के दोनों ओर सेम अरेंजमेंट है या नहीं है? अरे सेम टाइप का अरेंजमेंट है या नहीं है? और प्रोपीन में डिफरेंट टाइप का, इधर अलग अरेंजमेंट है और इधर अलग अरेंजमेंट है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एल्कीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और दो टाइप में बांट दिए गए हैं, सिमेट्रिकल और एल्केन में। ऐसा क्लासिफिकेशन बताया था क्या? नहीं बताया। तो उसका एक नोट लिख लें। नोट ये लिख लें कि जो इवन नंबर कार्बन है, इवन नंबर कार्बन एल्केन, नोन एज सिमेट्रिकल एल्केन। नोट में क्या लिखना है आपको कि जो इवन नंबर है 2, 4, 6, इस तरह की एल्केन को सिमेट्रिकल एल्केन बोला जाता है, और जो ओड नंबर है 1, 3, 5, 7 उनको अनसिमेट्रिकल एल्केन बोला जाता है। तो वुड्स रिएक्शन से कौन सी एल्केन बनती थी, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो इस तरह की भी टर्मिनोलॉजी यूज की जा सकती है। एल्केन में जो सिमेट्री है वो नंबर पर बेस है, और एल्कीन में जो सिमेट्री है वो अरेंजमेंट पर बेस है। नंबर जो है 2, 4, 6 एल्केन में वो सिमेट्रिकल एल्केन है, और जिनमें 1, 3, 5, 7 वो अनसिमेट्रिकल एल्केन है। और एल्कीन में यहाँ अरेंजमेंट के बेसिस पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एल्केन में जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल था वो तो नंबर पे बेस है। इवन नंबर वाले एल्केन सिमेट्रिकल एल्केन कहलाते हैं, और ओड नंबर वाले एल्केन जैसे 1, 3, 5, 7 वो अनसिमेट्रिकल एल्केन कहलाएंगे। एल्कीन में ये नंबर से कोई लेना देना नहीं है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम अरेंजमेंट है तो सिमेट्रिकल, और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट अरेंजमेंट है तो अनसिमेट्रिकल। जैसे ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, अगर डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो ब्यूट 1 इन, और 2 और 3 के बीच में तो ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 1 इन तो क्या है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? ब्यूट 1 इन जो है ये वाली एल्कीन, इसको बोला जाता है ब्यूट 1 इन। क्या बोलेंगे? ब्यूट 1 इन। 1 इन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 के बीच में है। तो ब्यूट 1 इन बताओ सिमेट्रिकल में आएगी क्या अनसिमेट्रिकल में आएगी? ब्यूट 1 इन सिमेट्रिकल में आएगी या अनसिमेट्रिकल में? और ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन किसका एग्जांपल है, सिमेट्रिकल का या अनसिमेट्रिकल का? सिमेट्रिकल का। तो बताओ ये पूरा आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया क्या? क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? ब्यूट 2 इन की कौन सी कैटेगरी में जाएगी? सिमेट्रिकल में। इसी तरह से पेंट 1 इन, पेंट 2 इन अनसिमेट्रिकल। पेंट 2 इन बना के देखो आप स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो पेंटेन में या पेंट 5 कार्बन में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा, ठीक है? 4 कार्बन में दोनों बन सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। पर 4 कार्बन की एल्केन होगी तो सिमेट्रिकल कहलाएगी, और 4 कार्बन की एल्कीन होगी तो अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगी। समझ में आ गया पूरी बात? तो इस तरह से अपन ने देखा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लासिफिकेशन किस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट आ रहा है एल्फा कार्बन एंड एल्फा हाइड्रोजन। ये पहली बार आया है। इससे पहले आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री बता दिया गया है। अब पहली बार आ रहा है एल्फा बीटा गामा। ये कार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोजन क्या होते हैं और इनका क्या यूज है, ठीक है ना? तो एल्कीन में नया बात आ रही है आपके लिए, एल्फा हाइड्रोजन और एल्फा कार्बन ये क्या होते हैं। तो आप लिखना शुरू करें इसमें, आगे हेडिंग लिख लें पहले। ये एल्फा कार्बन एंड एल्फा हाइड्रोजन ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। एल्फा इनको पहचानना, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री इंपॉर्टेंट थे वैसे एल्फा बीटा इंपॉर्टेंट है। ये अपने को एल्कीन में काम में लेने हैं और 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कीन में काम लेने थे। समझ में आ रहा है? अब एल्फा की मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं बोर्ड पर देखें। द कार्बन एटम, सभी स्टूडेंट साथ साथ लिखें। द कार्बन एटम, सभी स्टूडेंट्स को साथ साथ लिखना है। द कार्बन एटम इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद डबल बॉन्ड आर नोन एज attached with attached with attached with attached with double bonds carbon are known as एल्फा कार्बन। एल्फा का साइन होता है इस तरह का, एंड
हाइड्रोजन विद एल्फा कार्बन आर नोन एज एल्फा हाइड्रोजन। एग्जाम्पल, बोर्ड पर देखें और समझने का प्रयास करें। ध्यान दें, बोर्ड पर देखते रहें लगातार, सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और एल्फा बीटा पहली बार आपको बताया जा रहा है कि ये किस तरह से दिया जाएगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन को कहते हैं एल्फा, नहीं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, और एल्फा के पास वाले कार्बन को कहते हैं बीटा। अपने को फिलहाल एल्फा कार्बन से मतलब है, यानी एल्फा का मतलब हो गया पड़ोसी, नेबर। एल्फा का मतलब क्या हो गया? पड़ोसी, नेबर। इधर वाला कार्बन भी एल्फा, इधर वाला कार्बन भी एल्फा। अब इसके जो हाइड्रोजन जुड़ेंगी, जैसे मान लो मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिख दी 3 और यहाँ लिख दी 2 और यहाँ एक हाइड्रोजन लिख दी, तो इसके जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है वो कहलाती है एल्फा हाइड्रोजन। तो आप बता सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान दें इसका क्या आईयूपीएसी नेम है और कितने इसमें एल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान दें सभी स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पर ड्रॉ की है इसमें टोटल कितने एल्फा हाइड्रोजन है और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। तो इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम तो 1 2 3 से देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हेक्स, हेक्स 3 इन, यहाँ पर जो 3 है, हेक्स जो 3 है यहाँ पर, वो यहाँ पर है हेक्स 3 इन, या आप चाहें तो इसको 3 हेक्सिन भी बोल सकते हैं, या आप चाहें तो इसको हेक्सिन 3 भी बोल सकते हैं। यानी आपको 3 तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे आप मिड में लिखें, चाहे शुरू में, चाहे लास्ट में। 3 इसलिए लिखना पड़ रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो 3 और 4 के बीच में है। तो क्योंकि अपने को हेक्स 1 इन भी हो सकता है, हेक्स 2 इन भी हो सकता है, हेक्स 3 इन भी हो सकता है। नंबर से देने पे अपने को नेम से वापस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बताओ इसमें एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? कोई इस क्लास में बता सकता है इस पूरी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? हाउ मेनी एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन हेक्स 6 इन? तो 4 एल्फा हाइड्रोजन हो गए, और एल्फा हाइड्रोजन। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या? 4 कैसे हुए? ये भी एल्फा कार्बन है और ये भी एल्फा कार्बन है, 2 एल्फा कार्बन हुए, एक एल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 पर कितने हो गए? 4। ये तो बीटा हाइड्रोजन है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के हैं, डबल बॉन्ड के वाले कार्बन के पास वाले कार्बन को एल्फा बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन को एल्फा बोलते हैं, और उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन को, एल्फा से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को एल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। ये अपने काफी काम आने वाली थोड़ी देर में, एल्फा हाइड्रोजन का क्या यूज है और रिएक्शन में कैसे इनका इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी देर में बताया जाएगा, कुछ रूल्स बताए जाएंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? एल्फा कार्बन और एल्फा हाइड्रोजन समझ में आ रही क्या? एल्फा कार्बन और एल्फा हाइड्रोजन, कितने एल्फा हाइड्रोजन इसमें? तो एल्फा कार्बन कितने हैं? एल्फा कार्बन 2 है और एल्फा हाइड्रोजन 4 है। अगर मान लो मैं आपके लिए एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, तो क्या आप इसमें बता पाओगे इसमें कितना एल्फा हाइड्रोजन है? बताओ देखे। इथीन में नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0, क्योंकि ये एल्फा कार्बन नहीं, इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन ही है, उनके पड़ोस का कोई कार्बन नहीं है, तो इसमें 0 एल्फा हाइड्रोजन हो गए। देखो देखो समझ में आया क्या? और प्रोपीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में कितने एल्फा हाइड्रोजन है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में कितने एल्फा हाइड्रोजन है? कौन से हैं? ये वाले हैं या ये वाले? कितने हो गए? 3 एल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप इनको साथ साथ लिखते रहें, आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एल्केन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल टॉपिक है एल्कीन। एल्केन थोड़ा सिंपल टॉपिक था, अब एल्कीन में रूल्स रेगुलेशन ज्यादा बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर हर चीज थोड़ी मुश्किल है। तो आप शुरुआत से ही, अरे शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दें। एल्कीन में क्या चीज बताई जा रही है आज? एल्फा हाइड्रोजन। क्या बताई जा रही है? तो एल्फा हाइड्रोजन किसे बोल रहे हैं? जो डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है वो एल्फा कार्बन, और उससे जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन है वो एल्फा हाइड्रोजन। अब एल्फा हाइड्रोजन का रोल क्या है, ये क्या काम आती है? तो स्टेबिलिटी बताने काम में आती है, यानी जिसमें जितने एल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। होता है पर वो कोई काम का नहीं है।
गामा भी आ जाएगा, मामा भी आ जाएगा। तो ये चार होते हैं, एल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। हाँ, परंतु जो डबल डबल बॉन्ड के, अरे ध्यान दें, डबल बॉन्ड के जैसे अपन दूर चलते जाते हैं वैसे वैसे इनका इंपॉर्टेंस कम होती चली जाती है। जैसे अपन कोई आग जला ले कहीं पे और दूर से अपन उसमें खाना पकाने की कोशिश करें, पक जाएगा क्या? तो उसका जो असर है वो कम होता चला जाता है। समझ में आ गया टॉपिक ये? एल्फा हाइड्रोजन वाला समझ में आया नहीं आया? तो इसमें आप एक लाइन लिख लें कि द स्टेबिलिटी, ध्यान दें भाई, इसमें एक लाइन लिख लें, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। देखो बोर्ड पर ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ इथीन ज्यादा स्टेबल है या प्रोपीन? अगर आपको मैंने एक आपको रूल बता रहा हूं कि जो एल्कीन की स्टेबिलिटी है वो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इथीन इज मोर स्टेबल देन प्रोपीन, या यस नो, क्या रहेगा बताओ? अगर आपको एल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो इथीन मोर स्टेबल मानी जाएगी या प्रोपीन? मोर रिएक्टिव कौन सी दोनों में से? अब स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे का अपोजिट होती है, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे का अपोजिट होती है। तो अगर मान लो मोर स्टेबल आ रहा है, ये क्या आ रहा है? मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। और ये क्या आ रहा है? लेस स्टेबल। क्या आ रहा है? तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसका अपोजिट? रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? अपोजिट। जो जितना छोटा उतना ही खोटा। छोटा बच्चा समझ करके बदमाशी नहीं करे ज्यादा। तो ये सबसे छोटा बच्चा है कौन? इथीन। इथीन अपने परिवार का सबसे शरारती बच्चा है। तो इथीन की वजह क्या है? इसमें एल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। वजह क्या है? एल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अगर एल्कीन की बात की जाए तो इथीन को प्रोपीन से मोर रिएक्टिव माना गया है। वजह क्या बताएंगे? नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, ये लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट टॉपिक में स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में मैंने क्या बताया कि इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे मोर स्टेबल हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे मोर स्टेबल हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। देखो तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आ रहा है क्या? सभी स्टूडेंट ध्यान दे बोर्ड पर। क्या ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आ रहा है क्या आपको? इसमें 0 एल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 एल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें 6 एल्फा हाइड्रोजन। एल्फा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता जा रहा है इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। एल्फा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ रहा है इसलिए क्या बढ़ रही है? स्टेबिलिटी। इनको लिखते रहे आप साथ साथ, साथ साथ लिखते रहे, दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। और एल्फा हाइड्रोजन जो है वो स्टेबिलिटी को डिसाइड करती है और रिएक्टिविटी को डिसाइड करती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बताओ ये जो टॉपिक है क्या एल्केन से काफी ज्यादा डिफरेंट है? एल्केन में सिमिलरिटी जो थी वो उससे थोड़ा अलग टाइप से बातें यहाँ पर चल रही हैं। एल्फा बीटा एल्केन में ज्यादा काम नहीं आ रहे थे, परंतु एल्कीन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? अब अनसैचुरेटेड का क्या मीनिंग बताया था मैंने? जिनमें क्या हो? पाई बॉन्ड्स। क्या हो भाई? पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स क्या करते हैं? लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। इसलिए जो एल्कीन है ये एल्केन के जो रेफरेंस में मोर रिएक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? मोर रिएक्टिव। स्टेबिलिटी के मामले में एल्केन मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है? अगर स्टेबिलिटी देखें तो उसका उल्टा हो जाएगा, अगर स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी का मामला ही हो जाएगा। तो ये एक इस तरह का क्वेश्चन जो है टेस्ट में मैंने दिया है स्टेबिलिटी का, कि कौन सा मोर स्टेबल है कौन सा लेस स्टेबल है एल्केन के लिए। एल्केन तो पढ़ लिया ना आपने, तो ये एल्केन के केस में दिया गया है भाई एल्केन मोर स्टेबल होते हैं क्यों। तो एल्कीन का लेस स्टेबल का कारण तो मैंने बता दिया, पाई बॉन्ड। क्या कारण बताया? पाई बॉन्ड और एल्फा हाइड्रोजन। तो ये एल्केन से क्या है? मोर रिएक्टिव। एल्केन से क्या है? और स्टेबिलिटी के मामले में
लेस स्टेबल। हाँ, और मोर लिख लिया सबने? साथ साथ लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? ये लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन जो है इसमें 0 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। समझ में आ रहा है क्या आपके? 0 कैसे हैं? तो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बुक्स में और कंपटीशन एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किस में होता है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में। मान लो अगर अपन ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ेंगे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने रहेंगे? 1। और पाई बॉन्ड कितने रहेंगे? 2। ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा कितने माने जाएंगे? 1। और बाई बचे हुए क्या माने जाएंगे? पाई। सिग्मा बॉन्ड रहेगा 1 और पाई बॉन्ड रहेंगे 3। ये 3 बॉन्ड दिखाए गए हैं 1 2 3, इसमें से एक सिग्मा है और 2 पाई है। ये जो एल्फा हाइड्रोजन का नंबर है ये तो मैं वापस लिख देता हूं। ये बताया गया कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाली जो बात है वो अपन दोबारा देख लेंगे। अभी पहले अपन एल्कीन पढ़ रहे हैं। तो एल्कीन वाला केस सबको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म इसमें 2 तरह की होती है। स्ट्रक्चर में आपने देखा चेन एंड पोजीशन, और स्टीरियो में देखेंगे ज्योमेट्रिकल जो हो जाती है सिस एंड ट्रांस। ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ यदि सेम अरेंजमेंट है, जो कॉमन ग्रुप है वो सेम साइड में है तो वो सिस कहलाता है, और जो अपोजिट साइड में चले गए तो ट्रांस कहलाता है। तो जो स्ट्रक्चरल है उनमें 2 होती हैं, चेन और पोजीशन। चेन में कार्बन की चेन जो डिफरेंट कार्बन की हो जाती है, किसी में 4 की किसी में 3 की। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चेन का एग्जाम्पल अगर अपन लिखें तो ये लिखा जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ध्यान दें, क्या इसमें अगर अपन कार्बन की चेन काउंट करें तो कितने कार्बन काउंट होंगे? और इसमें काउंट करें तो ध्यान दें भाई, एल्कीन में चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल दिया जा रहा है, बोर्ड पे देखें। इसमें इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन। एक लाइन में कितने कार्बन है? 4। उसमें एक लाइन में कितने रह गए? 3। ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया? चेन। पोजीशन का एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कौन सा? ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन किसका एग्जांपल था? पोजीशन का। उसमें ब्यूट यानी दोनों में 4 कार्बन की चेन थी, पर एक में डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में था और एक में डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में था। वो तो ये चेन और पोजीशन समझ में आ गया आपको? यानी एल्कीन में स्ट्रक्चर के रूप में तो आइसोमेरिज्म होती है चेन और पोजीशन, और स्ट्रक्चर के रूप में होती है सेम ग्रुप सेम साइड में है तो बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस। और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में तो बोलते हैं ट्रांस। दोनों में सेम ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं, सेम ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं तो हो गया सिस, और इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड में जा रहे तो हो गया ट्रांस। ये एक तरह का एक एक्सपेरिमेंट है। आप कहेंगे इससे ये जो बाद वाला सिस और ट्रांस है इससे आईयूपीएसी नेम पर फर्क नहीं पड़ेगा, आईयूपीएसी नेम तो सेम ही रहेगा। इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे मान लो अपने पास कोई एक जैसे ये बुक है अपने पास, इस बुक में मान लो एक अपन एक कील को लगा करके और इसको आर पार अपन किसी दीवार में ठोक दें ऐसे, ठीक है ना? कील जो है आर पार निकली हुई तो ये बुक आराम से घूमेगी, ऐसे क्या होगी? घूमेगी। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। क्या बोलते हैं? पर इसी बुक को यदि एक कील के बजाय 2 कील से ठोक दिया जाए, एक कील यहां और एक कील यहां, यदि इस बुक को एक कील के द्वारा ठोका जाएगा तो ये आगे पीछे जो कील निकली हुई तो बुक ऐसे आराम से घूमेगी। इसको क्या बोलते हैं? फ्री रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक कील का मतलब है सिंगल बॉन्ड। जो एल्केन जो है वो फ्री रोटेशन शो करती हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था साहोर्स और न्यूमेन, ऐसे कोई बताए थे जिसमें 2 सीधे भाई एक आमने सामने थे और एक सीधा भाई एक उल्टा भाई हो गया था। तो वो तो आइसोमेरिज्म होती है एल्केन में। एल्केन में क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये बुक है, इसको मैंने 2 कील लगा करके इसको ठोक दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, क्या आप घूमेगी? ये
ध्यान दे भाई, डबल बॉन्ड का मतलब है दो कील ठोक दी इसकी, यहाँ एक और यहाँ एक। क्या अब ये फ्री रोटेशन कर पाएगी? तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये दोनों अलग अलग हैं, ये कहलाएगा सिस और ये कहलाएगा ट्रांस। वजह क्या है? रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या वजह बताई जा रही है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनती है, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, एक कहलाता है सिस और एक कहलाता है ट्रांस। ज्योमेट्रिकल का मतलब इनकी डिफरेंट ज्योमेट्री है, सेम ग्रुप सेम साइड में तो सिस और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में तो ट्रांस। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो केवल एल्कीन में हो रहा है। एल्कीन में डबल बॉन्ड की वजह से ये दोनों एक दूसरे में केवल घुमा करके परिवर्तित नहीं किए जा सकते, केवल रोटेट करके इसको इसमें नहीं बदला जा सकता, तो दोनों अलग अलग माने जाएंगे, और एक कहलाएगा सिस और एक कहलाएगा ट्रांस। सिस का मतलब है सेम ग्रुप सेम साइड, और ट्रांस का मतलब है सेम ग्रुप डिफरेंट साइड। तो ये एक नया आइसोमेरिज्म आ जाता है एल्कीन में, जिसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल। क्या बोला जाता है? और इसके दो आइसोमर होते हैं, एक कहलाता है सिस और एक कहलाता है, सिस का मतलब क्या है? सेम ग्रुप सेम साइड, और ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड। समझ में आ गया? अब इसका फर्क क्या पड़ता होगा? कोई कैसे इसका क्या फर्क पड़ता है? तो आप देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सेम ग्रुप जब सेम साइड में रहेंगे तो रिपल्सन और अट्रैक्शन जो है वो बदल जाएगा। सेम ग्रुप सेम साइड में रहेंगे तो रिपल्सन और अट्रैक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, जिनसे इसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। समझ गए आप? तो ये रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी किस तरह चेंज हो जाती है अपन रिएक्शन में देखेंगे। आपको बताया जाएगा भाई सिस इज मोर एक्टिव और ट्रांस इज मोर एक्टिव एंड वाई, वहां पर आपको डिस्कस किया जाएगा किसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज में। समझ में आ गया? तो एल्कीन में जो टाइप है, चेन और पोजीशन के अलावा क्या आ रही है ज्योमेट्रिकल में? सिस एंड ट्रांस। सबको समझ में आ गया? यहाँ तक लिख लिया आपने ये? नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। तो ऐसा पॉइंट मैंने आपको एल्केन में नहीं लिखवाया, तो मैं साथ साथ एल्केन में भी लिखवा रहा हूँ, तो ये लिख लेना आप। एल्केन में ये अपन भूल गए थे, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है ना? तो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, और जो है फिर अपन और कोई डिस्कशन जो प्रॉब्लम वगैरह वो करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन देख लें एक बार। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन में आपको बताया गया है कि एच एच और ये सी, डबल बॉन्ड सी एच एच, इसमें ये बॉन्ड हो गए सिग्मा और एक बॉन्ड हो गया पाई। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। यदि मान लो इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया जाए, थोड़ी देर के लिए देखना आप, तो बताओ यदि ये बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा? यदि इस स्ट्रक्चर को मान लिया जाए भाई ये स्ट्रक्चर इधर भी जा रही है, तो टोटल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है क्या? 360 डिग्री में 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 120 डिग्री। तो एल्कीन जो होती है इनमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। और जो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? 3। तो इनमें से एस हो जाएगा 1 और पी हो जाएंगे 2, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप हो जाएगा sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से तो जो एंगल है वो आ रहा है 120 का। क्यों? क्योंकि ट्राइगोनल है, 3 एंगल बनेंगे, एक पॉइंट से 3 एंगल अगर सेम डायरेक्शन में जाए सिमेट्रिकल, तो बॉन्ड एंगल कितने का बनेगा? 360 डिग्री को 3 से डिवाइड करो, 120 आएगा ना। तो अभी अभी आपने देखा कि ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कहलाएगा? sp2। अब अगर मैं एल्केन के लिए साथ में लिखूं इनको, ध्यान दे भाई एल्केन, तो एल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से। क्या आता है? 4 सिग्मा। इसको बोलते हैं sp3, और बॉन्ड एंगल को बोलते हैं 109.28 मिनट, और ज्योमेट्री कहलाती है टेट्राहेड्रल। ध्यान दे भाई एल्केन में, ये आप अलग से नोट कर लें, ये बात मैंने आपको एल्केन में नहीं बताई कि भाई जो एल्केन है इसका क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में। तो एल्केन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन उनमें sp3 होता है, सिग्मा बॉन्ड जो है 4 सिग्मा होते हैं, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, और ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल होता है। तो ये एल्केन वाली बात है साथ साथ नोट कर लें ताकि आपको ये दिक्कत नहीं आए। अब जो बॉन्ड लेंथ है वो एल्केन में
एल्कीन में और एल्काइन में किस तरह से होती है। एल्कीन में होती है 154 पिकोमीटर, एल्कीन में होती है 134 पिकोमीटर, और एल्कीन में होती है 120 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर जो है ये होता है 10⁻⁻12 मीटर। बॉन्ड लेंथ जो है वो लगातार घटती चली जाती है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की थोड़ी उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट होती है, 1 बॉन्ड लेंथ होती है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको इनका कोई रिलेशन पूछा जा सकता है। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड की। ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो कोई डाटा आ जाए याद रखने आपको। एल्केन, एल्केन का जो भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ वो सब टेस्ट में आने लायक है। कोई रह गया किसी वजह से तो जब भी टेस्ट से पहले पहले लिखा दिया जाएगा तो उसको याद करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको हाइब्रिडाइजेशन का टाइप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ याद करनी है। इसको लिख लें, ठीक है।